नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम ज्योतिष को सरल, रुचिकर ढंग से आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने ग्रहों और राशियों की दिशाएं पढ़ी थी और उसके बाद हमने पढ़ा कहाँ ग्रह उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के, कहाँ स्वराशि में और कहाँ मूल त्रिकोण राशि में। तो उस चैप्टर को आपको बार बार देखना पड़ेगा, दो एक बार देखने के बाद आपको याद हो पाएगा। और आज हम ले रहे हैं ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री का मतलब होता है, नैसर्गिक माने तो स्वाभाविक। एक होता है ना, एक पर्सन, जैसे क्लास शुरू होती है कोई, तो उस क्लास में शुरू में सब बहुत सारे छात्र आ जाते हैं, है ना, नया नया एडमिशन हुआ, बहुत सारे छात्र आ गए। अब वो शुरू में तो मैम सबका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करा देती हैं, क्लास भी शुरू हो जाती है, सब बच्चे एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि थोड़े दिन बाद ना ग्रुप बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि कोई खास उसमें प्रयास करे। लेकिन कुदरती एक क्लस्टर अलग हो जाएगा, दूसरा क्लस्टर अलग हो जाएगा। ज़्यादातर तो क्लास में ये होता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी फैटी अलग बन जाती है और जो थोड़े शरारती होते हैं उनकी फैटी अलग बन जाती है। तो ना बिल्कुल हमको ग्रहों को भी ऐसे ही लेना है जैसे हम जीवन में अपने जीवन की घटनाओं को और व्यक्तियों के स्वभावों को लेते हैं। तो आज हम जैसे पढ़ने जा रहे हैं नैसर्गिक मैत्री। इसका नाम है नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक मित्रता, यानी कि अपनी नेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्रह दूसरे ग्रहों को किस किस को अपना मित्र मानते हैं। तो इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर, नैसर्गिक मैत्री लिख लेते हैं, है ना। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है, वैसे तो एक अगर इसका शाब्दिक मीनिंग लें तो नैसर्गिक का मतलब होता है कि जो जैसे कहते हैं ना, प्राकृतिक रूप में जो चीज बनी हुई है वो होती है नैसर्गिक, यानी कि ऊपर से भगवान की बनाई हुई, इस टाइप से हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। तो इसको सिंपल शब्दों में स्वाभाविक मैत्री भी कह सकते हैं। नैसर्गिक मित्रता, ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता को हम ले रहे हैं इस चैप्टर में। तो अब जैसे हम सूर्य के रिस्पेक्ट में शुरू करते हैं कि सूर्य किस किस को अपना मित्र मानता है, तो अब हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दें। दो तीन चीज़ें जो हमें समझनी है वो पहले हम समझ लें। कि आप ये समझ लो कि इस बात को समझने के लिए हम ये जान लें कि ये हमारे 7 जो है ना कहानी के कैरेक्टर्स हैं। ये 7 कैरेक्टर हैं, जिसमें एक राजा है, ये रानी है, सेनापति है मंगल, हम पहले पढ़ चुके हैं, बुध राजकुमार है, गुरु गुरुदेव है, पुरोहित है, और शुक्र जो है वो भोग विलास का मालिक है, लग्जरीज का। 3 Ws बताया था हमने शुक्र के बारे में आपको, है ना। और शनि कौन है? आम प्रजा, आम जनता, आम पार्टी है ये, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि नैसर्गिक मित्रता किसकी किससे है। तो एक ग्रुप है वो देवतुल्य जो ग्रह है उनका, और एक ग्रुप है जो दैत्य ग्रुप है, मतलब जिसमें कि शुक्र शनि और बुध आएंगे, है ना। तो अभी क्या है, कहानी को हम शुरू करेंगे। तो ये राजा है। अब राजा किससे मित्रता रखता है? राजा को अपनी रानी प्रिय है, अपना सेनापति प्रिय है और अपने गुरुदेव। सत्य यह है कि ये चारों परस्पर मित्र हैं। इसको एज इट इज याद कर लो, सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं। और आगे आगे कहाँ वेरिएशन आएगा वो हम अब आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये एक फैटी ये है, और एक फैटी कौन सी है? बुध शुक्र और शनि की। उसमें क्या है, ये परस्पर आपस में मित्र हैं। तो एक तो ये बात हो गई। एक सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा जो है वो बहुत टिमिड प्लैनेट है, बहुत मतलब कमजोर है, नाजुक प्लैनेट है। भले ये मतलब ऐसे भी रानी है ना, फीमेल प्लैनेट माना गया है इसको, चंद्रमा को। तो ये किसी से शत्रुता नहीं करता, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता। ऐसी छोटी छोटी 2-4 चीजें हम याद कर सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है, चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानता। एक ये फंडा अगर हमें याद हो जाए तो ये भी एक बड़ी बात है कि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता। अब गुरु की बात करें कि गुरु जो है कौन है? पुरोहित। अब पुरोहित को राजा भी पूजते हैं, उनकी सलाह मानते हैं, और पुरोहित को सेनापति भी अपने यहाँ पूजा पाठ में बुलाते हैं। इसी तरह से आम जनता भी बुलाती है, ठीक है। तो गुरुदेव को कोई भी अपना शत्रु नहीं मानता, मतलब गुरुदेव किसी के शत्रु नहीं, किसी के भी शत्रु नहीं,
किसी के शत्रु नहीं। जो लोग इनकी नहीं भी सुनते या जिन्हें ये थोड़े कम पसंद है, वो भी गुरु को सम में रखते हैं। ठीक है, तो गुरुदेव इस कॉलम में नहीं आएंगे। सिंपल सी बात आ गई समझ में कि गुरु किसी के भी शत्रु नहीं है। यानी कि आउट ऑफ दीज 7 प्लैनेट्स नन ऑफ देम कंसीडर्स जुपिटर एज द एनिमी। तो गुरु यहां पर आपको किसी भी जगह नहीं मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। मंगल किसी को शत्रु नहीं मानता, तो मंगल का चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, तो चंद्रमा के कॉलम में भी ये वाला कॉलम खाली रहेगा। चंद्रमा स्वयं नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग हैं जो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। अभी आपको पता चलेगा कौन लोग हैं वो, है ना। पर चंद्रमा नहीं मानता किसी को। 2 बातें ये क्लियर हो गई, इससे थोड़ा सा समझ में आएगा। तीसरी एक बात ये क्लियर हो गई कि मोटा मोटी सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु परस्पर मित्र हैं। एक बात ये क्लियर हो गई। हमारे 4 पॉइंट निकल आए। एक पॉइंट ये आया कि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, नंबर 1। नंबर 2, गुरु को कोई शत्रु नहीं मानता, यानी गुरु किसी के शत्रु नहीं है। गुरुदेव से सबको काम पड़ता है, सब उनको पुरोहित मानते हैं, तो उनको कोई शत्रु नहीं मानता। तीसरा एक ये पॉइंट आ गया कि सूर्य, चंद्र, मंगल यानी राजा, रानी, सेनापति और पुरोहित जी, ये आपस में परस्पर मित्र हैं। एक ये हो गया। और एक हमने बताया कि बुध, शुक्र और शनि, वो हम आगे आगे धीरे धीरे मेंशन करेंगे, क्योंकि यद्यपि ये तीनों परस्पर मित्र हैं, लेकिन इतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं है जितनी इन लोगों में है कि मतलब ये तो है ही है मित्र। ठीक, तो अभी हम ये ग्रीन कलर से इनके मित्रों को लिख लेते हैं। तो चंद्रमा, अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को खाली अपना पति सूर्य पसंद है, तो सूर्य को मित्र मानता है। ठीक है, और अपने बेटे बुध को। बाकी वो किसी को मित्र नहीं मानता, बाकी लोगों को वो सम के क्षेत्र में रखेगा। ठीक है, तो अभी पहले मित्रों की बात कर लें। अब रही मंगल की बात। मंगल राजा को मित्र मानता है, यानी सूर्य इसका मित्र हो गया। चंद्रमा रानी को ये मित्र मानता है, तो ये मित्र हो गया। और गुरु को भी पूजता है, ये गुरु को भी ये मानता है कि गुरु जो है गुरुदेव हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। अब रही बुध की बात। बुध केवल सूर्य उनके पिता हैं, उनकी बात सुन लेता है, उनको मित्र मानता है। और इसके अलावा ये शुक्र के पास बहुत जाता है। शुक्र की जो हरकतें हैं ना, वो सारी की सारी ये राजकुमार जी को पसंद है। तो राजकुमार जो है ना, इन दोनों को अपने मित्र मानते हैं। एक तो पिता सूर्य को और शुक्र को। शुक्र से बहुत बनती है, जब इनको मौका मिलता है ये शुक्र के पास जाते हैं। ठीक है, अब पहले इन चारों को हम पहले और अच्छी तरह देख लें, यहाँ तक पहुँच जाएं, फिर हम आगे नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अब देखिए, सूर्य चंद्र मंगल और सूर्य चंद्र मंगल और गुरु, ये तो है मित्र। अब सूर्य के शत्रु कौन है? सूर्य को शुक्र की विलासता पसंद नहीं है। अगर राजा विलासी हो जाएगा तो वो एक अच्छा राजा की श्रेणी में नहीं आता है, उसकी बदनामी होती है। इसलिए सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु शुक्र है। इसी तरह से सूर्य का शत्रु एक शनि भी है, जो कि हम अभी पीछे भी आपको मेंशन कर चुके हैं, क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत प्रकृति के हैं दोनों, है ना। सूर्य और शनि की तो हमने अभी पीछे भी बताई थी आपको, जब दूसरा वाला चैप्टर बताया था दिशाओं के बारे में, तब भी। तो ये 2 शत्रु हो गए, ये 3 मित्र हो गए। 3, 2, 5 और 1, 6, 7वां ग्रह कौन सा बच गया? बुध। अब बुध, ये आप सोचोगे लो राजकुमार जो है ये यहाँ कैसे आ गया? तो मुद्दा ये है कि ये इनका बेटा है, सूर्य का बेटा है बुध। तो वो बेटा होने के नाते उसको मित्र समझते हैं, प्यार करते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन इनकी बिगड़ैल पंथी की वजह से, जो ये इनका बिगड़ा हुआ स्वभाव है, उच्चंकल्पना और शुक्र के पास बहुत सानिध्य करना, ये राजा को पसंद नहीं है। इसलिए वो सम रहते कि भैया ना तुम मेरे बहुत लाडले और ना ही मैं तुम्हें दुश्मन मानता हूँ। तो बुध चला गया। अब आप देखिए, है ना। अब यहाँ पे इसने क्या किया था? बुध ने सूर्य को मित्र की श्रेणी में रखा, किंतु सूर्य ने बुध को सम की श्रेणी में रख दिया। ठीक है, ये बात। अब आई चंद्रमा की बात। चंद्रमा हमने बताई दिया आपको कि मंगल, गुरु और बाकी सबको भी, शुक्र को और शनि को, जितने भी प्लेनेट बच गए सबको ये सम में रखता है। 4, 5, 6, 7 हो गए 7 प्लेनेट। ठीक, अब आई मंगल की बात। अब मंगल ये कहता है जनता से कि भाई हम तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। तो जनता को, आम जनता को, शनि को ये सम में क्यों रखता है? क्योंकि ये रक्षा तो करता है,
लेकिन ज़्यादा इनको ज़्यादा अपने सर पे डांस नहीं करने देता जनता को, जनता से डिस्टेंस बना के रखता है। तो यानी कि मंगल ने शनि को रखा सम के क्षेत्र में। अच्छा, मंगल हमने आपको पहले भी बताया कि ये पूर्ण पुरुष है। अच्छा, ये पूर्ण पुरुष भी है, पौरुषत्व है इसके अंदर कामुकता भी है, एक सेक्सी प्लैनेट है मंगल। तो इसको बुध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बुध जो है नपुंसक प्लैनेट है, तो बुध को मंगल जो है पूरी तरह शत्रु मानता है। अब ये देखिए 3, 4, 5, 6, एक प्लैनेट और रह गया, शुक्र। तो शुक्र के पास तो भाई जब सेना जीत जाती है तो आमोद प्रमोद के लिए शुक्र के पास जाते हैं ना, ये लोग शुक्र के पास जाते हैं और शुक्र को महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन इतना भी नहीं देते कि वो शुक्र वाले इनके सर पे बैठ जाएं। तो इसलिए ये शुक्र और शनि को सम के क्षेत्र में ले आए। ठीक है, अब ये सेनापति या कमांडर जो है उसका है ये हिसाब किताब। वो बुध को शत्रु के अंदर रखता है क्योंकि उसको बुध का लचरपन जो है वो पसंद नहीं है। ठीक, अब आ गई बुध की बात। बुध ने अपने पिता राजा को मित्र में रखा, इसके साथ ये खेलता कूदता है, इसके साथ ये एंजॉय करता है, तो इसलिए इसको मित्र में रख लिया। ठीक, अब बुध जनता के पास भी जाता है तो इसने इसको सम में रख दिया। जनता के पास जाता है, जनता की बातें सुनता है, जनता भी इसको राजकुमार को पसंद करती है। ठीक है, शुक्र से इसकी मैत्री हो गई। अब देखो बुध शुक्र शनि ये लगभग मैत्री के क्षेत्र में आ गए। अब बुध जो है ना मंगल से थोड़ा डरता है क्योंकि मंगल ही इसकी रक्षा करता है ना, राजकुमार है तो मंगल का तो काम है ना राजकुमार की रक्षा करना। तो मंगल को ये सम में रखता है क्योंकि मंगल के ज़्यादा डिसिप्लिन, उसकी रोका टोकी भी इसे बर्दाश्त नहीं है। सबसे ज़्यादा इसको रोक टोक कौन करता है? चंद्रमा इसकी माँ है। वो कहती है भाई तुम ज़्यादा शुक्र के पास क्यों जाते हो, थोड़ा राजकाज में भी ध्यान दो, इतना आमोद प्रमोद में जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मंगल को तो सुहाता नहीं, तो वो अपनी माँ से नाराज रहता है। बच्चे होते हैं ना, बच्चों को रोक टोक करते हैं पेरेंट्स कि बेटा गलत काम मत करो, मत जाओ, बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत करो, तो बच्चों को माएँ अच्छी नहीं लगती हैं। वही हाल इस बुध का है। इस बुध को अपनी मैया जो है ना चंद्रमा, वो अच्छी नहीं लगती। वो कहता है सारा टाइम किचकिच करती रहती है, ऐसी मैया का काम की, है ना। तो ये इसने चंद्रमा को, जो कोई बेचारा किसी को शत्रु नहीं मानता था, बुध ने उसको शत्रु की श्रेणी में रखा है। मतलब ना तो मित्र में ना सब में, उठा के शत्रु की श्रेणी में पहुंचा दिया इसने। तो यानी कि चंद्रमा की राशियों में जब बुध पहुंच जाता है तो बहुत पीड़ित होता है क्योंकि बुध चिड़ा हुआ रहता है कि कहाँ इनके घर में भेज दिया मुझे। तो यानी कि कर्क राशि में बुध की पोजीशन अच्छी नहीं होती। ये भी देखने में भी आया है प्रैक्टिस में कि जब कर्क राशि में चंद्रमा होता है तो अगर वेल प्लेस्ड हो तो घ्राण शक्ति बहुत अच्छी देता है क्योंकि ये बुध घ्राण शक्ति का लॉर्ड है, सूंघने की शक्ति का। या फिर ये नाक में कोई तकलीफ दे देता है, कई बार नाक का सर्जरी तक करवा देता है ये कर्क का बुध जो है। तो ये ऐसी चीज़ें आती हैं देखने में जो बहुत ही आश्चर्यजनक लगती हैं सुनने में, है ना। तो ये वाली बात हो गई। अब आ गए हम गुरु पे। तो गुरु का हमने आपको बताया, गुरु को कोई शत्रु तो मानता नहीं, पर गुरु राजा की सुनता है तो सूर्य इसका मित्र, मंगल की सुनता है, सलाहकार है ये आपस में, चंद्र मंगल और चंद्रमा की भी सुनते हैं, है ना। तो वही कॉलम आ गया ना, बुध गुरु शुक्र, ये वाला आ गया, जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक है, ये हमने बताया भी था कि इनकी फैटी है।